स्वागत है आप सभी का। जारी है गंगा सवेरा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में एक बार फिर दोनों प्रदेशों के बीच 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी के साथ उनके आवास पर एक अहम बैठक करेंगे। और माना जा रहा है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली इस बैठक में परिसंपत्ति को लेकर चला आ रहा विवाद सुलझ सकता है और इस पर अहम फैसला भी सामने आ सकता है। आपको बता दें कि यूपी से उत्तराखंड अलग होने के दौरान करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का विवाद है जो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये पूरा परिसंपत्ति विवाद है क्या जो 21 साल पुराना है। दोनों राज्यों के बीच ये विवाद क्या है, आइए आपको बताते हैं। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत को लेकर विवाद है। 1315 हेक्टेयर भूमि और 351 भवनों का हस्तांतरण। कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में 697 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज की क्षमता बढ़ाना, बैराज के लिए 665 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाना, 24 नहरों का नियंत्रण यूपी से उत्तराखंड में मिलाना। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है ये 24 नहर और नहरों का लगान यूपी वसूलता है। जी हां, किच्छा में रोडवेज स्टैंड पर 0.348 हेक्टेयर भूमि यूपी सिंचाई से उत्तराखंड रोडवेज को मिलनी है। ये वो चीजें हैं जिनका समाधान इस बैठक में तलाशा जाएगा जो आज मुख्यमंत्री योगी के आवास पर लखनऊ में होगी और उसमें मौजूद रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पूरा विवाद क्या है हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखा है। ये 21 साल पुराना परिसंपत्ति विवाद उत्तराखंड के निर्माण के साथ ही शुरू हुआ, अभी तक पेंडिंग है, अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। 2017 में दोनों ही राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकारें आने के बाद उम्मीद जगी कि इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी एक ऐसा विषय जिस पर बात बाकी है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोनों राज्यों के बीच में लेन देन क्या क्या बाकी है। यूपी पर उत्तराखंड का कितना बकाया है। यूपी ऊर्जा विभाग से उत्तराखंड ऊर्जा विभाग को 1.56 करोड़ का बकाया है। मनेरी भाली हाइड्रो प्रोजेक्ट में LIC से लिया 552 करोड़ का ऋण बाकी है। THDC हाइड्रो में यूपी की 25% पूंजी उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। रामगंगा बांध, शारदा नहर, खटीमा, पथरी, मोहम्मदपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड को मिलने हैं। यूपी SRTC को UTC का 36 करोड़ रुपए चुकाना है। अजमेरी गेट हाउस, दिल्ली यूपी SRCTC का लखनऊ मुख्यालय, कानपुर केंद्रीय कार्यशाला, एलन फॉरेस्ट कार्यशाला, ट्रेनिंग सेंटर की संपत्ति का 227 करोड़ बकाया है। यूपी पर पेंशन का 1200 करोड़ बकाया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति से उत्तराखंड को 629 करोड़ चाहिए। उत्तराखंड वन विभाग को 77.31 करोड़ लेने हैं। उत्तराखंड कृषि विभाग के 1 करोड़ 80 लाख बकाया है। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर हैं और इस दौरान ABP गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने उनसे खास बात की जिसमें उन्होंने दोनों प्रदेशों के बीच परिसंपत्ति विवाद के साथ साथ लखनऊ से जुड़े अपनी पुरानी यादों के बारे में भी अपनी यादें ताज़ा की। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा धामी जी ये है कि जो परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है, 21 साल हो गए उत्तराखंड का गठन हुए लेकिन अभी वो निर्णय तक नहीं पहुंच पाया है, उस पर क्या बातचीत होगी मुख्यमंत्री जी से? नहीं, विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े उदार हैं और हम लोगों का छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। चूँकि हमारा मातृ प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है, हम जब पैदा हुए थे तो उत्तर प्रदेश में ही हुए थे, तो इसलिए जो भी मामले हैं हम लोग बैठ के उसको देखेंगे और सभी उनके संज्ञान में भी है, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में, यहाँ के लोगों के संज्ञान में भी है। कोई लड़ाई जैसी बात नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब भाजपा सरकार तीनों जगह है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, तो ये अच्छा मौका है उस विवाद को निपटाने का और सारी जो संपत्तियों का बंटवारा है वो सही तरीके से करने का। नहीं, मेरे से पहले भी काफ़ी चीज़ों में सहमति बनी है, कुछ निपटा है। जो पहले सहमति बनी है उन्हीं पर बात करेंगे। 2 साल पहले सहमति बनी थी, दोनों मुख्य सचिव बैठे थे लेकिन हो नहीं पाया था। बीच में कोरोना महामारी आ गई, बहुत सारी बैठकें नहीं हो पाई और महामारी का जो इफेक्ट है वो सभी जगह पड़ा है, तो यहाँ भी पड़ा है, इसलिए उसको बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि कल कुछ फ्रूटफुल बैठक हो? हाँ, बैठेंगे, बात करेंगे। चूँकि तीनों राज्यों में यानी दिल्ली में भी, केंद्र में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है, ये जो संयोग है ये अभी तक नहीं था, लेकिन अब
इस परिसंपत्तियों के विवाद को निपटाने में ये सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हो सकता है कि कल की बैठक के बाद जो 21 साल पुराना विवाद है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए। कैमरा से होगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं देहरादून से हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, पहले भी कई दफे कोशिशें हुई हैं और इस बार भी पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि पहले जिन पॉइंट्स पर बात हुई थी उन्हीं को आज कंटिन्यू किया जाएगा। और देखा जाए तो ये सिचुएशन बहुत आइडियल है। केंद्र में बीजेपी सरकार, दोनों स्टेट्स में बीजेपी सरकार, अब भी ये विवाद नहीं सुलझा तो कब सुलझेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आज तरह की बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि तीनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी यदि ये विवाद नहीं सुलझा तो निश्चित तौर पर आगे भी इसकी कम संभावना लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हुई हैं, मुख्य सचिव लेवल की बैठक हुई है, कई पर सहमति बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव थे उनका कार्यकाल ही पूरा हो गया। इस संबंध में दोनों ही जगह के मुख्य सचिव हटने के बाद आगे उस पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन अब एक बड़ा सहयोग बना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक होगी। 10 बजे ये मुख्यमंत्री आवास में बैठक होने वाली है लखनऊ में, और सभी उत्तराखंड वासियों की नजरें टिकी हुई हैं कि जो विवाद है लंबे समय से वो कम से कम आज सुलझने वाला है। और बड़ी बात यह है कि जो अरियर भुगतान उत्तराखंड को करना है उत्तर प्रदेश को, उस पर जो कर्मचारियों की नजरें हैं उनकी भी टिकी हुई हैं। उसके साथ साथ ही कई ऐसी रॉयल्टीज हैं जो उत्तर प्रदेश को देनी है उत्तराखंड को। कई हजार करोड़ रुपए की पिछला जो राज्य अलग हुआ था उस तरह में की रॉयल्टी है वो उत्तराखंड को देनी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कई हजार करोड़ रुपए की पेंडेंसी उत्तर प्रदेश पे है। और ये कई बार बैठकें हुई हैं। जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस वक्त दोनों मुख्यमंत्रियों में बैठकें हुई थी। जो अखिलेश यादव उत्तराखंड भी आए थे उस दौरान भी उनकी बैठकें हुई थी, तब भी इसमें बातचीत हुई थी, लेकिन वो मामला भी सुलझ नहीं पाया। बिल्कुल, कई बार इससे पहले प्रयास हुए पंकज के इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन सुलझ नहीं पाया। वर्तमान डिस्पेंसेशन में भी कई बार प्रयास हुए, लेकिन अभी भी बातचीत चली रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से कर्नल अजय कोटियाल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गंगोत्री के मतदाताओं को एक अच्छा विकल्प मिला है। कोटियाल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक मानक स्थापित करेंगे। जी हां, कर्नल कोटियाल को गंगोत्री सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी में रोड शो भी निकाला और इस दौरान एक जनसभा की गई। कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। अब आपको बताते हैं कि गंगोत्री सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए कर्नल कोटियाल हैं कौन। आपने कर्नल अजय कोटियाल को गंगोत्री सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने कोटियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में सराहनीय योगदान रहा है उनका। कोटियाल ने भारतीय सेना में 26 साल तक सेवा दी है। कोटियाल को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, इन तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोटियाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। एक मिथक चला रहा है कि गंगोत्री सीट से जिस पार्टी का विधायक चुनकर आता है प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है। क्या रहा है गंगोत्री सीट का पिछला समीकरण, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साल 2002 से। इसमें गंगोत्री सीट से विजय पाल सजवाण कांग्रेस के टिकट से जीते थे। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 2007 में जब चुनाव हुए तो भाजपा के टिकट पर गोपाल सिंह रावत यहां से जीते। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। 2012 में विजय पाल सजवाण कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत गए तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 2017 में गंगोत्री सीट से गोपाल सिंह रावत भाजपा के टिकट पर जीते तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। ये पूरा इतिहास हमने आपको इस सीट का बताया और इसी आधार पर मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि गंगोत्री सीट पे हमारे उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल। और चूंकि ये मिथक रहा है कि जो यहाँ से जीतता है सरकार उसकी बनती है, तो उनकी विजय के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।
इस बात को प्रेस वार्ता में रखा मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उत्तरकाशी में थे, वहां पर उन्होंने रोड शो निकाला, जनसभा को भी संबोधित किया और ये भी डिक्लेयर कर दिया कि कर्नल अजय कुटियाल ही उनका चेहरा होंगे और गंगोत्री सीट से चुनाव भी लड़ेंगे। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की में गन्ना मार्च के तहत पदयात्रा निकाली। इस दौरान हरीश रावत ने ननहेड़ा के इकबालपुर शुगर मिल तक पैदल मार्च किया और प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया। पदयात्रा के दौरान हरीश रावत के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है, इसलिए गन्ना का खरीद मूल्य घोषित करने में देर कर दी गई और अभी तक प्रदेश सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इससे साफ जाहिर होता है कि किसानों की समस्या को सुलझाने में सरकार नाकाम रही। गन्ने के विषय में और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलंब किया जा रहा है, ये सब चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है। इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला। अगली खबर का रुख करते हैं। बागेश्वर के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी जैसे अहम शिक्षकों के पद खाली होने से नाराज अभिभावकों ने विद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया है। मामला जिला मुख्यालय के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में गेट पर महिला अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर जल्द शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। प्रदर्शन कर रही महिला अभिभावकों ने कहा है कि शिक्षकों की कमी से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है और अगर जल्द हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती तो वे लोग बच्चों सहित आंदोलन करेंगे। तो हमें आज बताया गया कि 3 तारीख तक यहाँ शिक्षक आ जाएंगे करके, तो अगर नहीं मिलेंगे उस दिन तक तो हम अपने बच्चों को लेके वहाँ बैठ जाएंगे और हमारे बच्चों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हमने इस इंग्लिश स्कूल से निकाल के हमने यहाँ वो बना है, मॉडल स्कूल बना है, इसलिए हमने यहाँ डाल के अपने बच्चे। तो उसमें हमें फ़ायदा क्या है, वहाँ डाले थे, हम फीस भरते थे, हमने सोचा यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही बच्चों की, सब लोग यहाँ डालते थे बच्चों को, यहाँ डाल के बच्चे, तो यहाँ बच्चों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसमें बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल, तो आज तक वक्त हो गया है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे पर एक नजर डालने का। तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूँ कि कौन से नेता का दौरा आज कहाँ रहने वाला है। तो बिल्कुल राजेंद्र, चुनावी समर है और यही वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव ही तो तय करते हैं नेताजी की किस्मत। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, तो चलिए आपको बताते हैं कि किन नेताओं के दौरे आज कहां रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी आज अमेठी पहुंचेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी आज अमेठी पहुंचेंगी। उद्योगपति और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला के कंबल वितरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। पद्मश्री सुधा सिंह के घर जाकर उन्हें वो सम्मानित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ दौरे पर हैं। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन वो सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। दोनों प्रदेशों के बीच परिसंपत्ति विवाद को लेकर यह बहुत ही अहम बैठक होगी आज। और इसके अलावा अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। सोमेश्वर विधानसभा में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में वो हिस्सा लेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी इसमें शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे दौलाघाट में यह सम्मान समारोह होगा। तो बिल्कुल आपने विस्तार से बताया कि यूपी विधानसभा चुनाव में कौन से नेता जो है वो कहां हुंकार भरने जा रहे हैं, कहां किसकी रैली होने जा रही है और इन सभी रैलियों को, इन सभी जनसभाओं को हम ट्रैक करेंगे और क्या खास बातें इन मंच से कही जाती हैं उन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे और उन दौरों की जानकारी राजेंद्र आपने दी। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है तो चुनावी सरगर्मी है तो जाहिर है नेताजी व्यस्त होने की चुनौती उनके पास है, लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तभी तो हिट है। यानी हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, पर फिट रहने के लिए वो करते क्या हैं। आज हम दिखाएंगे बरेली की बिथरी चैनपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के फिट रहने का फॉर्मूला।
उठे, सुबह उठने के बाद हम दौड़ने चले गए, वॉकिंग करने चले गए और योगा किया। कोई व्यक्ति है वो अपने लिए 1 घंटा जरूर निकाले। योगा करने से बॉडी भी फिट रहती है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है और काम में भी आपको रुचि लगेगी। तो बिल्कुल योग रखे निरोग। और एक बात बड़ी कॉमन है, रोजाना हम जिन नेताओं के फिटनेस टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो सभी योग को अपने जीवन में अनुशासन की तरह पालन करते हैं। बिल्कुल, और इससे हम सभी को एक सबक मिलता है कि हम सब अनुशासित रहें, खासकर अपने स्वास्थ्य को लेकर।